कभी कभी इस बात पर बड़ी हंसी आती है जब मैं ऐसे लोगों को टीवी चैनल्स पे बोलते हुए देखता हूं जो कहते हैं कि वीर सावरकर ने टू नेशन थ्योरी दी और ना इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट पढ़े हैं, ना इन लोगों ने कोई चीज देखी है, ना कागजात देखे हैं, ना इतिहास देखा है, सिर्फ अपने आज के राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरीके के व्याख्यान देके पता नहीं ये देश की जनता को कौन सा इतिहास पढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान की बात अगर आप करते हैं, 1857 के बाद सैयद अहमद खान ने जो पुस्तक लिखी अपनी दास्ताने गदर, उसके अंदर उन्होंने जिन मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुओं से मिलकर के स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी उनको बदमाश और बज्जात बताया। शब्द समझिए, बदमाश और बज्जात, ये मेरे शब्द नहीं है। और कहते हैं ये जुलाहा थे और ये वो कसाई थे लेकर के। उसके बाद में सैयद अहमद खान उस किताब में लिखते हैं कि हिंदू और मुसलमान तो कभी एक हो ही नहीं सकते। अंग्रेजों ने यह बेवकूफी की जो हिंदू और मुसलमानों को एक ही आर्मी की रेजिमेंट में रख दिया। उनको तो नादिर शाह जैसी यूनिट बनानी चाहिए थी कि जब नादिर शाह ने पर्शिया पे हमला किया तो वहां अफगानों की अलग बनाई, पर्शियों की अलग बनाई। यही हिंदुस्तान में अंग्रेजों को करना चाहिए था। तो ये आपस में कभी एक नहीं होते अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए। ये है डिवाइड एंड रूल जो सैयद अहमद खान ने अंग्रेजों को सिखाना शुरू किया। और यही नहीं, एक और स्टेप आगे चले जाते हैं। वो लिखते हैं एक एंग्लो मुस्लिम अलायंस होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज भी शासक है, रूलर है, और मुस्लिम्स भी रूलर है। तो हिंदुओं पर राज करने के लिए एक एंग्लो मुस्लिम अलायंस होना चाहिए। और ये सारा जो उस समय का मुस्लिम ऊपर के सामंत हैं, इलीट हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, उनको इकट्ठा कर रहे हैं। जब इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया अलीगढ़ के अंदर, तो उस पर इनका एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, दिस कॉलेज इज नॉट मेंट फॉर इक्केवालास। जो ये बात लोग करते हैं ना कि मुस्लिम एजुकेशन के लिए बहुत की है सईद अहमद ने, ये सिर्फ उन सामंतों के और जो लैंडलॉर्ड मुस्लिम थे उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए किया था। और ये कह दिया कि ये कॉलेज इक्के वालों के बच्चों के लिए नहीं। उसके बाद आप आइए इनकी मेरठ स्पीच के ऊपर, जहां ये कहते हैं कि दो तलवारें एक मयान में नहीं रह सकती, दो तलवारें एक मयान में नहीं रह सकती। आगे चलिए, मतलब अंग्रेज तो जो डिवाइड एंड रूल करा ही रहे थे। कोई मुझे ये बताए कि हिंदू महासभा पहले बनी या मुस्लिम लीग पहले बनी? जब मुस्लिम लीग बनती है, कौन बनाते हैं इसको? ढाका के नवाब, छत्तारी, ये अंग्रेजों के कहने पे। जैसे कांग्रेस अंग्रेजों के कहने पे ही हमने बनवाई थी, अंग्रेजों के सेफ्टी वॉल्व के लिए। एक दूसरा सेफ्टी वॉल्व अंग्रेजों ने अपना जो है वो मुस्लिम लीग बना के किया। और फिर मुस्लिम लीग को जो खुश किया अंग्रेजों ने कि मिल्टो मॉरले रिफॉर्म्स के अंदर ये सेपरेट इलेक्ट्रेट जो बनाई मुस्लिम्स के लिए, जिसको बाद में अपोज किया गया। लेकिन एक चीज और मुझे कोई जवाब दे कि ये कांग्रेसी अगर इतने सेकुलर थे जो आज ये बोलते हैं, तो इन्होंने मुस्लिम लीग से 1916 में समझौता क्यों किया? क्यों कांग्रेस ने पृथक मुस्लिम प्रतिनिधित्व को माना चुनावों के अंदर? क्यों माना? इसका कोई जवाब नहीं देता। और उसके बाद में एच.एन. पंडित की एक पुस्तक है जिसमें उन्होंने बिरला से यह सवाल पूछा था पत्र के द्वारा कि पाकिस्तान की डिमांड को क्या आपने सपोर्ट किया था? तो बिरला लिख रहे हैं कि 1930 के मद्दे से ही मैं तो बड़ा क्लियर था कि पाकिस्तान जो है वो बन जाना चाहिए। उसके बाद आप आइए 1942 का जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 1940 में गांधी ने कह दिया था ये टू नेशन थ्योरी सब बेकार है, झूठी है, वो सब है। लेकिन 1942 के अंदर अप्रैल में जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन आता है, उस रेजोल्यूशन में वो कहते हैं कि हम भारत के जो इंडियन यूनियन बनेगी उसके किसी भी हिस्से में जो लोग रह रहे हैं उनको भारत में रहने के लिए बाध्य नहीं करेंगे यूनियन के अंदर, और उन पे कोई फोर्स और कोई कंपेल नहीं किया जाएगा कि कोई भी ऐसा ग्रुप और कोई भी कहीं भी वो रहना चाहे वो उसमें रह सकता है। तो इसका मतलब बताइए क्या था? क्या ये
जिन इलाकों में या जिन एरियाज में पाकिस्तान की डिमांड नहीं हो रही थी, उनको एक सीधा संदेश नहीं था। उसके बाद में आप देखिए सबसे बड़ी चीज जो है राजा जी फॉर्मूला, जिसका कोई जिक्र नहीं करता। राजा जी ने बकायदा पाकिस्तान के विचार को मानते हुए एक फॉर्मूला यह दिया था कि मुस्लिम लीग भारत की जो स्वतंत्रता की मांग है उसमें कांग्रेस को सपोर्ट कर दे, और अंग्रेजों के जाने के बाद में जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो एक कमीशन बना दिया जाएगा। जो कमीशन जो है, जो मुस्लिम मेजॉरिटी के जिले हैं नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के, ईस्टर्न इंडियाज वगैरह के, उन सब के अंदर जाएगा और लोगों के जो वहां डिस्ट्रिक्ट हैं, जो जिले के लोग हैं, उनको उनका व्यू लेगा कि वो भारत से अलग होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते, और अगर वो अलग होना चाहते हैं तो पाकिस्तान बना दिया जाएगा, एक सेपरेशन का एग्रीमेंट हो जाएगा। ये राजगोपालाचारी प्लान थी, इसका कोई जिक्र नहीं करता। और सबसे बड़े की बात, तो हिंदू महासभा को ब्लेम ठोकते हैं। नहीं, इनको तो हर चीज को ठोकना है। और देखिए, हिंदू महासभा ने कभी बात नहीं की कि भारत की अखंडता टूटे, सावरकर ने कभी बात नहीं की कि भारत की अखंडता टूटे। आरजी मूर जैसे इतिहासकार ने, कैम्ब्रिज से ही पब्लिश किताब है ये, वो साफ ये लिख रहा है कि 1944 के अंदर, ये कौन सी किताब है सर आपके? आरजी मूर की है, एस्केप फ्रॉम एम्पायर। वेरी वेल कोटेड, वेल डॉक्यूमेंटेड किताब है। इटली साहब का फोटो है इसमें तो। हाँ, इटली का फोटो डाला है ना इन्होंने, वो द इटली गवर्नमेंट एंड इंडियाज पार्टीशन करके किताब ये डाली है इन्होंने। उसमें वो साफ ये लिखता है कि 1944 के अंदर जिन्ना की जितनी मीटिंग, गांधी और जिन्ना की जितनी मीटिंग हुई है, और जितना इनमें पत्र व्यवहार हुआ है गांधी और उसके अंदर, उन सब के अंदर जिन्ना जो है, जिन्ना से गांधी कोशिश कर रहा है कि जो राजगोपालाचारी फॉर्मूला दे रहा है पाकिस्तान बनाने का, उस फॉर्मूले को एक्सेप्ट कर लो। और पब्लिक के अंदर गांधी कह रहा है पार्टीशन विल बी ओवर माई डेथ बॉडी, पार्टीशन मेरी डेड बॉडी के ऊपर। दैट्स अ वेरी सीरियस एलिगेशन। ये इस किताब में है क्या? जी जी जी, ये देखिए, सी दिस पेज, सी इट ऑल। सर ये पढ़ के बताएंगे क्या लिखा है? He's saying, in the course of series of meetings and letters in summer 1944, Gandhi offered to Jinnah a sovereign Pakistan formed on the basis of that Raja Ji had suggested. ये कौन सी ईयर की बात है ये? 44. 1944. See the words. Gandhi offered to Jinnah a sovereign Pakistan formed on the basis that Raja Ji had suggested. अब बाहर पब्लिक में गांधी कह रहे हैं पार्टीशन विल बी ओवर माय डेड बॉडी। एक और चीज यहां पे बहुत ध्यान देने जाएंगे कि जिस समय जिन्ना अपना इन्फ्लुएंस मुस्लिम्स में खो रहा था, इस समय देखिए 13 पार्टीज का, मुस्लिम पार्टीज का एक, वो सोहेब सिंध वाले जो थे, इन्होंने एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन 13 मुस्लिम पार्टीज को मिला के बनाया था, जिन्होंने की पार्टीशन का पूरा खुल के विरोध किया। और इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से परमिशन भी मांगी कि हम इंग्लैंड में जाकर के इस पार्टीशन स्कीम का विरोध करना चाहते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको परमिशन नहीं दी, मुस्लिम लीग को दे दी, क्यों पार्टीशन जाकर के वहां पे करे चर्चिल ने, इनको नहीं दी। और कांग्रेस ने इन ऑर्गेनाइजेशंस को कोई तवज्जो नहीं दी, कोई ध्यान नहीं दिया इनके ऊपर, जो मुस्लिम लीग से फाइट कर रहे थे। और बाद में उसका तो शोएब का तो वहां सिंध में मर्डर तक करा दिया जाता है। आप ये देखिए ना कि जितने हैं, ये खकसार हैं, ईपी का फकीर है, जिन लोगों ने पूरा आईने के अंदर साथ दिया नेताजी का देश की एकता के लिए, कांग्रेस ने सबको बाहर कर दिया, दरकिनार कर दिया, पूरा एक लेकर। और यहां पे ये लोग आमने पीछे कुछ और सामने कुछ अलग अलग बातें, ठीक है। और इसके बाद में आप एक चीज और देखिए कि जो भी पूरी सीक्वेंस चलती है, जब माउंटबेटन आता है, बड़ा क्लियर होकर के आया था वहां से कि पाकिस्तान बनाना है इन लोगों ने। और इन लोगों ने तो पहले ही डिसाइड कर लिया था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो भी बनाया जाएगा, इनके प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे, जो अंग्रेजों को सूट करते हैं, जो कि प्रूव हुआ जाकर के। मैंने किसी और लेक्चर में नेहरू को बताया था कि नेहरू की जो सिंगापुर विजिट है, MI5 का वो ह्यूटॉय ने करवाई थी पूरी की पूरी, माउंटबेटन से जान पहचान कराने के लिए। माउंटबेटन को इंग्लैंड वाइसरॉय यहां बना के भेजने की तय कर चुका था पूरी की पूरी हिंदुस्तान के अंदर। और माउंटबेटन जब चर्चिल से मिलने गया था, खुद लिखता है वो कि चर्चिल ने मुझसे कहा कि डोंट फॉरगेट माई मुस्लिम फ्रेंड्स, क्योंकि मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया था पूरे सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर चर्चिल को और उसको लेकर के। और माउंटबेटन ने जवाब दिया था आई वोंट। अब माउंटबेटन क्या करता है,
सबसे पहले कौन एग्री करता है कांग्रेस में? नेहरू एग्री करता है पार्टीशन के लिए। उसके बाद ये पटेल को एग्री कराते हैं, लेकिन पटेल का माइंड कुछ और था। पटेल के माइंड में ये थी एक बार अंग्रेज जाए हम आपस में देख लेंगे। और जो उन्होंने एक्शन करके किया अभी के हैदराबाद पे एक्शन किया, जूनागढ़ पे एक्शन किया, कश्मीर पे जो किया उन्होंने, और पाकिस्तान लगातार 47 में डर गया था कि ये सब करने के बाद पटेल जो है पाकिस्तान की तरफ अपनी आर्मी मूव ना करा दे, क्योंकि उधर पठानिस्तान की डिमांड हो गई थी और अफगानिस्तान की सरकार ने पठानिस्तान की डिमांड को सपोर्ट कर दिया था। अब रह गए गांधी बाबा। तो अंग्रेज जो है माउंटबेटन साहब गांधी जी को बुलाते हैं वार्ता करने के लिए अपने वाइसरीगल लॉज के अंदर, और ऐसा दिन चुना जाता है जो गांधी जी का मौन दिवस है। उस दिन मौन व्रत। आप देखिए देश का बंटवारा होना है, इतना बड़ा डिसीजन हो रहा है, गांधी जी मौन व्रत नहीं तोड़ते और वहां पे लिख देते हैं Have I said anything against your scheme? अच्छा, ये ऑन रिकॉर्ड है? ऑन रिकॉर्ड है, मान जाते हैं। और पब्लिक में ये है कि पार्टीशन विल बी ओवर बाय डेड बॉडी। और जब बादशाह गफ्फार खान आके शिकायत करते हैं गांधी से कि भाई ये जो है पाकिस्तान में हम नहीं जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस को या तो अलग देश बना दीजिए, या अगर जैसे ईस्ट पाकिस्तान बन रहा है तो वेस्ट इंडिया भी बन सकता है, हम इंडिया में जाना चाहते हैं। तो गांधी जी उनको क्या सलाह देते हैं? पाकिस्तान इज ए रियलिटी, गो एंड सपोर्ट जिन्ना। और वो उसका लड़का हो वली खान जेलों में पड़े रहे पाकिस्तान के अंदर उसके बाद में, और जो वहां पे होता है उसके बाद में। सर ये चीजें लोगों ने पहले, आप तो इतने साल से, इतने डिकेड से हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ये लोगों ने पहले डिस्कस क्यों नहीं किया? आज के जमाने में इतने अनुज जी, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोल रहा हूं, ये सारा रिसर्च है, मौजूद है, लेकिन पहले लोगों लेकिन इस नैरेटिव को कभी पब्लिक में नहीं जाने दिया गया। इस नैरेटिव को पब्लिक में नहीं जाने दिया गया। उसके बाद में जब ये रेजोल्यूशन मूव होता है कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर, सॉरी AICC की जो मीटिंग होती है इसको पास करने के लिए पार्टीशन रेजोल्यूशन को, तो वहां हंगामा हो जाता है। लोग पार्टीशन की डिमांड के विरोध करते हैं। गांधी जी उस दिन भी जो है उनका मौन व्रत था, और किंग्सवे कैंप के पास एक हरिजन बस्ती है, वहां पे वो काम कर रहे थे उस दिन। तो कांग्रेसी भाग करके गांधी जी को बुला के लाते हैं वहां पे, और वहां गांधी जी अपना जो है उस दिन मौन व्रत तोड़ देते हैं। और वहां ये बात होती है कि अगर इस रेजोल्यूशन को नहीं आप लोग मानते पार्टीशन के, तो हम जितने कांग्रेस के लीडर हैं हम सब पुराने रिजाइन कर देंगे, आप नई लीडरशिप ले लो। एक पुराना थ्रेड जो गांधी ने कई बार इस्तेमाल किया। नेहरू ने आगे लिखा है, इंटरव्यू में अपने दिया है, कि जब नेहरू से पूछा गया कि भाई तुम क्यों एग्री कर गए पार्टीशन के लिए, वो कहता है वी वर ए टायर्ड पीपल, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड टू गो टू द गैलोज वंस अगेन फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। अरे भाई नेहरू जी, आप थक गए थे, आप थके हुए लोग हो गए थे, लेकिन देश का युवा तो थका हुआ नहीं था। और फिर आप देखिए इस पूरे पार्टीशन के अंदर कुछ और बातें बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने टेबल पे बैठ के डिसाइड किया, और लिया क्या? डोमिनियन स्टेटस। आजादी नहीं मिली, एटली के मिनट्स में रिकॉर्डेड है कि अब कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की आजादी 2-3 साल रुक सकती है अगर हमें तुरंत डोमिनियन स्टेटस लेके ट्रांसफर ऑफ पावर कर दिया जाए। वो कहता है कि दिस हैज मेड अवर टास्क इजी, नाउ वी कैन मेक एन इस्लामिक डोमिनियन एंड ए हिंदू डोमिनियन। रिकॉर्डेड है उसकी मई 47 की कैबिनेट मीटिंग जिसमें ये डिसीजन हुआ है, उसके अंदर लेकर के, और ये लोग करते हैं इस चीज को। और आपने डोमिनियन स्टेटस ले लिया, उसके बाद 6 महीने में आप जो है वो रेड क्लिफ को कहते हैं, वो उसने साहब लिखा है कि मुझ पर प्रेशर डाला गया कि जल्दी से काम करके जाओ। ऐसे आदमी को एक्सेप्ट करते हैं भारत का पार्टीशन की बाउंड्री तय करने के लिए, जिसको हिंदुस्तान की ABC नहीं मालूम है। क्या और ICS नहीं थे? क्या और वो लोग नहीं थे जो हिंदुस्तान में पोस्टेड रहे, जो पंजाब के इलाकों को जानते थे, जो बंगाल के इलाकों को जानते थे, और दोनों पंजाब और बंगाल के दोनों इलाकों के लिए एक ही आदमी को नॉमिनेट किया? और क्या हुआ वो सब आप जानते हैं। फिर अगली बात देखिए, क्या इन लोगों को यह मालूम नहीं था कि पार्टीशन अगर होता है तो वायलेंस होगी? क्या जिन्ना का जो डायरेक्ट एक्शन डे था 1946 में, उसने सैंपल दे दिया था, उसने सैंपल दे दिया था। उससे पहले 1947 के अंदर लाहौर के रॉयट्स, मुल्तान के रॉयट्स, पेशावर के रॉयट्स, इन सब ने सैंपल दे दिया था। इन लोगों ने क्या प्रिकॉशन ली रॉयट्स को रोकने के लिए? अंग्रेजों को तो सिर्फ ये लग गया था हमें भागना है यहां से। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड अब मौजूद हैं कि अंग्रेजों की जो परिवार थे
ऊटी में और कहां पे उन्होंने अपनी बुकिंग पहले करा ली थी, क्योंकि उन्हें ये डर था कि यहां पे कहीं 1857 जैसी क्रांति क्यों ना हो जाए। वो एक अलग टॉपिक है जिसपे मैंने डिस्कस किया कि जो आईएनए का क्या रोल था और जिस डर की वजह से अंग्रेज गए, और इनको क्या जल्दी थी नेहरू वगैरह को कि जो इन्होंने डोमिनियन स्टेटस भी मान लिया। ये अपने आप में नहीं, और सबसे बड़ा मजाक है इसके अंदर अनुज कि आप ये देखिए कि जिस देश ने 170 साल तक हिंदुस्तान को लूटा, हिंदुस्तान के लोगों को कैद किया, उन्हें टॉर्चर किया, देश से बाहर निकाला उन लोगों को, और पूरे हिंदुस्तान के खनिज लूटे, क्या नहीं लूटा, उस देश के आखिरी प्रतिनिधि को आप अपना पहला गवर्नर जनरल बनाते हैं। ये क्या ट्रीटी हुई है? और आप कहते हैं हमें आजादी मिली। वो आप किंग के नाम पे वो शपथ लेता है। नेहरू उस दिन नारे लगवाते हैं पंडित माउंटबेटन की जय। अरे बग्गियां देखिए, वो बग्गी में जिन्ना को बैठे हुए देखिए कराची के अंदर माउंटबेटन के साथ, बीच में बैठ के जिन्ना माउंटबेटन साथ बैठे हैं, और जरा यहां की बग्गी देखिए जिसमें माउंटबेटन और एडविना बीच में बैठे और नेहरू कोने में बग्गी के हुड के ऊपर बैठा हुआ है। वो देखिए मजेदार फोटो है जो है उस पीरियड की लेकर के। और गांधी उस समय कहते जून 47 में गांधी का स्टेटमेंट है बिरला मंदिर पे कि पीपुल आर आस्किंग मी नाउ वेदर देयर शुड बी ए चेंज ऑफ लीडरशिप, इंडिपेंडेंस इज कमिंग, वी नीड ए कैम्ब्रिज एजुकेटेड हेरो बॉय टू डील विद द ब्रिटिशर्स। मतलब ये स्वदेशी के जो ये स्वदेशी के महात्मा जिन्हें माना जाता है, वो स्वदेशी कपड़ों के लिए तो चाहिए, लेकिन अगर देश का नेतृत्व किसी के हाथ में देना है तो उसके लिए जो कॉलोनियल पड़ा हुआ है उसको ही बनाया जाएगा, वहां पे स्वदेशी पटेल को नहीं बनाया जाएगा। और आप जानते हैं कि नेहरू को किस तरीके से इम्पोज किया गांधी ने कांग्रेस के अंदर एज कांग्रेस प्रेसिडेंट। मौलाना आजाद की चिट्ठियां मौजूद हैं कि जो कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप कांग्रेस सेशन में चेंज होनी थी उसको पहले ही मई में चेंज करा दिया गया, जिससे कि इंटरिम का प्राइम मिनिस्टर नेहरू बन सके। और मौलाना आजाद ने बहुत गुस्से में ये चिट्ठी लिखी हुई है कि मेरे पे आपने विश्वास नहीं किया पूरा देकर। तो ये जो इन लोगों ने पार्टीशन की कथा बनाई है, अब उस नैरेटिव को आप चैलेंज लो, उस नैरेटिव को जो हम बताते हैं असलियत, तो इन पे कुछ मिलता नहीं। या अनपढ़ कांग्रेसी प्रवक्ता और ये शुरू हो जाते हैं सावरकर ने टू नेशन थ्योरी दी। अरे भाई क्यों दी सावरकर ने टू नेशन थ्योरी? तमाम तरीके की चीजें दी। और मैं तो देखिए बार बार ये चाहता हूं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो सारी सीआईडी फाइल्स को पब्लिक में करे, रिलीज करे। मैं पिछले ये बात हमने कल विक्रम संपत जी को बोली है कि मैं 5-6 साल से मैं भी लगा हुआ, विक्रम संपत भी लगे, रंजीत सावरकर भी लगे इसके ऊपर पूरे। और मैंने एक और चीज आपको बता दूं, मैं आपको माफी मांगी सावरकर जी ने। अरे भाई साहब, वो जो डॉक्यूमेंट है 1930 का कि यरवदा की जेल में गांधी जी को रखने के लिए 100 रुपए महीने का स्पेशल अलाउंस अंग्रेजी सरकार की तरफ से सैंक्शन किया गया। बाद में और ज्यादा रखा गया और गांधी ने उसको मना नहीं किया। और एक बात बताइए, क्रांतिकारी सावरकर के लिए तो अंडमान जेल थी इतने साल तक, और गांधी के लिए आगा खान पैलेस था। जो ये कहते हैं कि नेहरू 13 बार जेल गए, मैं मानता हूं 13 बार जेल गए नेहरू, लेकिन मुझे कोई ये बता दे कि किस जेल में उन्होंने चक्की चलाई, किस जेल में उन्होंने कोलू चलाया, किस जेल में उनको उल्टा लटकाया गया, किस जेल में उन पे कोड़े बरसाए गए, किस जेल में उन्हें एकांतवास में रखा गया। उनको तो स्पेशल कुक तक मिलते थे। और सावरकर से तुलना की जाती है जिसने इतने साल वहां पे बिताए। माफीनामा की ये बात करते हैं। अरे भाई, नाभा में जब नेहरू गिरफ्तार हुए तो मोतीलाल नेहरू ने किसको माफीनामा भेजा था? वाइसरॉय को माफीनामा भेजा था। 1946 में जब हरि सिंह ने कश्मीर में नेहरू को अरेस्ट किया था, तब नेहरू को किसने छुड़वाया था? वाइसरॉय ने छुड़वाया था। तो मेरा बार बार निवेदन यह है कि भाई, जिन स्वतंत्रता संग्राम के लोगों ने हमारी स्वतंत्रता के लिए अपना योगदान दिया है, उनको पार्टी पॉलिटिक्स में मत घसीटिए। नहीं, ऐसी ऐसी चीजें बाहर निकल करके आएंगी कि इन कांग्रेस के लोगों के सामने जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू सर।